Good morning, students. Today I will cover the remaining part of the chapter number 2 named the regional kingdoms. In the last video, we have studied about the various kings and their kingdoms. In the today's video, I will cover the remaining part of the Rajputs. So I will continue from the Rajput. The Rajputs were organized in different clans. There was brotherhood and equality among the clan members. तो जो राजपूत थे वो क्या थे, जातियों के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज थे, बंटे हुए थे, ठीक है। लेकिन उनके बीच में क्या था, जो एक क्लैन के मेंबर थे उनके बीच में आपस में इक्वालिटी थी और क्या था, भाईचारा था। एट द सेम टाइम दे वर बिजी इन द फाइटिंग विद द मेंबर्स ऑफ अदर क्लैन्स। तो एट द सेम टाइम क्या था, वो दूसरे क्लैन के मेंबर्स के साथ वो फाइट करने में बिजी रहते थे। तो फाइट करने से क्या होता था, ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी वर वेस्टेज इन दीज फाइट्स। तो उनके जो रिसोर्सेज थे, ठीक है, जो भी उनका जो लड़ने का सामान कह लो, चाहे उनकी एनर्जी कह लो, वो फाइट करने से क्या थी, उनकी वेस्ट हो जाती थी। मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स वर सपोर्टर्स ऑफ हिंदुइज्म वाइल सम ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म। तो क्या है, जो कुछ राजपूत रूलर्स थे, किंग्स थे, वो क्या थे, हिंदुइज्म को सपोर्ट करते थे, वाइल अदर किसको सपोर्ट करते थे, जैनिज्म को। द राजपूत वर कंसिडर टू बी क्षत्रिय। राजपूतों को क्या माना जाता है, क्षत्रिय। दे वर डिवाइडेड इंटू टू वंशज, चंद्रवंशी एंड द सूर्यवंशी, बिलोंगिंग टू द मून्स फैमिली एंड द सन्स फैमिली रिस्पेक्टिवली। तो चंद्र से क्लियर है कि वो मून्स फैमिली को बिलोंग करते थे। जो सूर्यवंशी थे वो क्या थे, सूर्य को बिलोंग करते थे, सन्स फैमिली को। दे गिव रिच डोनेशंस एंड लैंड ग्रांट्स टू द टेम्पल्स एंड द ब्राह्मण्स। तो वो क्या थे, ये जो राजपूत से क्या करते थे, ये वे काफ़ी डोनेशन, दान और जो लैंड ग्रांट है, ज़मीन दे देते थे मंदिर, टेम्पल बनवाने के लिए, एंड द ब्राह्मण्स को। द तोमर एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ धेलिका, टूडेज दिल्ली। तो तोमर ने कौन सी सिटी एस्टेब्लिश्ड की, धेलिका कहाँ है, आजकल दिल्ली के अंदर। मीन वाइल अदर क्लैन्स ऑल्सो बिगेन एस्टेब्लिशिंग न्यू किंगडम्स। तो मीनवाइल क्या हुआ, जो अदर क्लैंस थे, जो अदर दूसरी जातियां थी, उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, न्यू किंगडम बनाने शुरू कर दिए। तो नीचे क्या दिया है, डू यू नो लेजेंड्स क्लेम दैट देयर वर 36 राजपूत फैमिलीज, अमंग देम प्रतिहार्स, चाहमन्स और चौहान, सोलंकीज एंड द प्रामर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो लेजेंड हैं वो क्या क्लेम करते हैं कि राजपूत के टोटल 36 फैमिलीज थी, उनके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, ये सोलंकीज हो गए, चौहान हो गए, प्रामर्स हो गए, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया, पल्लव्स ऑफ कांची। द पल्लव डायनेस्टी रूल्ड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड द तमिलनाडु। तो आजकल जो पल्लव्स का एरिया था वो कहाँ पर है, जो मॉडर्न हमारा जो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है एंड तमिलनाडु है। द पल्लव हैड देयर कैपिटल एट कांची, कांचीपुरम। तो पल्लव्स की कैपिटल कौन सी थी, कांची। दे हैड ट्रेड रिलेशनशिप विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो उनका जो व्यापार है, जो ट्रेड रिलेशनशिप थे, वो किन के साथ थे, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ। हाउएवर देयर फ्रीक्वेंट वॉर्स विद द चालुक्यस एंड द अदर नेबरिंग पावर्स वीकन देम। तो क्या हुआ, इसके अलावा जो को फ्रीक्वेंट मतलब लगातार कॉन्टिन्यूसली वो क्या है, फाइट, युद्ध करते रहते थे, उससे क्या हुआ, जो उनका जो उनकी जो पावर है, जो वो क्या है, थोड़े वीकन्स हो गए, क्योंकि उनके जो युद्ध हैं, वॉर हैं, चालुक्यस और जो कुछ और नेबरिंग किंगडम होते थे, उनके साथ वो क्या है, लगातार वॉर करते रहते थे। वॉर से क्या हुआ, वो धीरे धीरे वीकन होना शुरू हो गए। The Pallav rules declined by the end of the 9th century। तो 9th सेंचुरी के एंड तक क्या, ये पल्लव जो एम्पायर है, रूल है, वो क्या है, डिक्लाइन होना, डिक्लाइन मतलब ख़त्म होना शुरू हो गया। इधर एक स्कल्पचर बनाया है पल्लव के पीरियड का। तो नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके किंगडम मतलब साम्राज्य, उनके जो एरिया के अंदर उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो क्या था, इन द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया वी फाइंड ए कॉमन थ्रेड रनिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस। प्रोविंसेस भी क्या होता है, छोटा छोटा एरिया ही होता है। तो क्या है, हाँ, तो क्या है, साउथ इंडिया के किंगडम्स के अंदर क्या है, हमने क्या है, कॉमन थ्रेड ही देखा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अलग अलग जो प्रोविंसेस की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनमें क्या है, थोड़ी सिमिलैरिटी ही थी।
अनडाउटेडली द किंग वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। इस चीज़ के अंदर कोई डाउट नहीं है। तो मतलब जो उनका हेड होता था गवर्नमेंट का वो कौन होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता था वहाँ का जो ऑन द स्पॉट, जो ऑन द टाइम जो उनका किंग होता था वो ही सारा काम काज देखता था। ही वॉज द ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो उनकी सेना होती थी उनका भी कमांडर इन चीफ कौन होता था, किंग होता था वहाँ का। ही वॉज एन एब्सोल्यूट रूलर हु टुक हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा धीराजा। ठीक है, तो जो किंग होता था वहाँ पर उनको क्या मिलता था, ये टाइटल मिलता था किंग्स ऑफ किंग्स का, महाराजा धीराजा एंड द त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। तो अगर बात करें कि उनको कौन से टाइटल मिलते थे साउथ इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट किंग होता था, तो एक महाराजा धीराजा, दूसरा क्या है त्रिभुवन चक्रवर्ती। Although the king had absolute power, but in practice he was helped by various officials. हालांकि उसके पास अच्छी पावर होती थी लेकिन फिर भी उसको क्या है हेल्प लेनी पड़ती थी जो अदर ऑफिशियल्स होते थे। They were often consulted and their advice was accepted by the ruler. कहते हैं कि वो अक्सर ही आपस में बात करते रहते थे, कंसल्ट करते रहते थे, फिर उनकी जो सलाह एडवाइस होती थी वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है वहाँ का किंग उसको माननी पड़ती थी। दीज ऑफिशियल्स वर, अब ऑफिशियल कौन कौन से होते थे वहाँ का, स्मानातस, रिवेन्यू मिनिस्टर, सेनापति, ट्रेजरर, चीफ जस्टिस, पुरोहिता। तो ये क्या है कुछ वहाँ के ऑफिशियल होते थे जिनसे क्या था राजा अक्सर उनसे कंसल्ट करता था, उनकी सलाह लेता था। These functionaries were recruited from influential families and the offices were often hereditary. तो क्या होता था अब इन लोगों को कैसे चुना जाता था कि कौन मेरा ऑफिशियल होगा, जो बड़ी इन्फ्लुएंशियल थोड़ी पावरफुल फैमिलीज होती थी जहाँ हेरिडिटरी मतलब पहले उसके फादर ऑफिशियल एज ए ऑफिशियल वर्क करते थे, फिर आगे उसका बेटे को ऑटोमेटिकली उस ऑफिशियल के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता था। तो इनकी रिक्रूटमेंट ऐसी होती थी जो पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ फिर किसी के ऑलरेडी जो फैमिली का कोई मेंबर ऑलरेडी एज ए ऑफिशियल काम कर रहा है तो फिर वो आगे आगे एज ए हेरिडिटरी ट्रांसफ़र होती जाती थी। द स्मानातस वर डिफीटेड रूलर, देयर टेरिटरीज वर रिटर्न टू देम आफ्टर दे एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ द रूलर। तो क्या है जो स्मानातस होते थे वो डिफीटेड रूलर होते थे, उनकी जो टेरिटरी थी उनको वापस दे दी गई थी। ठीक है, द स्मानातस प्लेड ट्रिब्यूट एंड सप्लाइड ए कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स व्हेन एवर नीडेड। अच्छा, तो जो स्मानातस क्या करते थे उनको क्या किया जाता था, सप्लाइड कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स। तो ट्रूप्स बोलते हैं फौज को, कंटिजेंट होता है ग्रुप, तो उनको क्या है बहुत सारी जो सेना है वो सप्लाई करते थे व्हेन एवर नीडेड। जब मान लो किंग का किसी के साथ वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो उसको क्या है एट ए टाइम उसको सेना चाहिए लड़ने के लिए, तो जो स्मानाता होते थे वो क्या करते थे वो अपनी फौज भेज देते थे, ग्रुप ऑफ ट्रूप्स। ही अटेंडेड द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स, और वो क्या है जो रॉयल कोर्ट को कैसे अटेंड करता था बहुत सारे गिफ्ट के साथ। वेरी ऑफन द स्मानातस वर नॉट लॉयल ऑलवेज रेडी टू डिक्लेयर, ये आगे पढ़ेंगे। तो स्मानातस क्या होते थे, वर नॉट लॉयल, वो ज़्यादा ईमानदार नहीं होते थे, ऑलवेज रेडी टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, वो हमेशा क्या है रेडी रहते थे अपनी इंडिपेंडेंस को शो करने के लिए। बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ वर ऑल्सो कॉल्ड स्मानातस, जो बड़े लैंडलॉर्ड होते थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी ना कुछ भी, वो क्या होते थे उनको हम क्या बोलते थे स्मानातस। मतलब उनको था कि हमारे पास सब कुछ है, हम किसी के अंडर होके अपना काम क्यों करें, वो अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे। One such instance was that of the Rashtrakoot in the Deccan, who were the subordinates of the Chalukyas. The Rashtrakoot chief Danti Durga overthrew the Chalukyas overlordship and became independent. तो इस चीज़ का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जो राष्ट्रकूट थे डेक्कन के अंदर वैसे वो चालुक्यास के सब ऑर्डिनेट थे, आगे चालुक्यास के अंडर थे वो, लेकिन जैसे जो राष्ट्रकूट का चीफ था, हेड था दांती दुर्गा, उसने क्या कर दिया कि हम चालुक्यास के अंडर काम नहीं करेंगे, उन्होंने उनको छोड़ दिया, ओवरथ्रू मतलब छोड़ दिया, और वो क्या हो गए बिकेम इंडिपेंडेंट, वो अपना इंडिपेंडेंटली रहने लगे। उसके बाद दिया है द किंग हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो क्या है
जो राजा था उसको अपने जो रीजन के अंदर क्या है, बड़े लॉज एंड ऑर्डर को बनाना पड़ता था, मेंटेन करना पड़ता था, लोगों के वेलफेयर के लिए को देखना पड़ता था कि लोगों के लिए अब क्या करना चाहिए। ही हैड टू लीड द आर्मी इन टाइम्स ऑफ वॉर, जब युद्ध होता था वो आर्मी को लीड करता था, उनको कमांड देता था। द किंग कलेक्टेड रिवेन्यू एंड टैक्सेस फ्रॉम द पीपल टू फुलफिल हिज मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राजा क्या करता था, जो रिवेन्यू है, टैक्स है, वो लोगों से लेता था, और जो क्या है, मल्टीफेरियस होता है, सेवरल वेरियस, तो उनकी अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करने के लिए वो टैक्स